हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मेमोरी क्या है। कंप्यूटर विषय में जो मेमोरी होती है वो मेमोरी क्या है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है और इन प्रकारों में भी मेमोरी कितने प्रकार की होती है उनको समझेंगे। उसके अलावा हम बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं, कैश क्या है, रजिस्टर मेमोरी क्या है, मैन मेमोरी क्या है, ऑक्सिलरी मेमोरी क्या है, इस प्रकार के और भी जो क्वेश्चन है, वॉलेटाइल क्या है, नॉन वॉलेटाइल क्या है, जैसे यहाँ लिखा है नॉन वॉलेटाइल, यहाँ लिखा है वॉलेटाइल, ये सब क्या है, डेटा इंस्ट्रक्शन क्या है, इन सभी सवालों के जवाब तो हम ढूंढेंगे। लेकिन पहले हम समझते हैं मेमोरी वास्तव में होती क्या है। यानी कि कंप्यूटर को 2 मिनट के लिए साइड में रख के हम ये समझते हैं कि हमारे माइंड के लेवल पे मेमोरी क्या है, पहले उसको समझते हैं तो हमको कंप्यूटर की मेमोरी बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, हमारे अंदर जो मेमोरी है, अभी जो हम मेमोरी है उसमें प्राइमरी मेमोरी किसको कहेंगे और सेकेंडरी मेमोरी किसको कहेंगे। यदि हम इसका एग्जाम्पल लें तो इसको इस प्रकार से सोचा जा सकता है कि अभी जो हमारी आंखों के सामने जो कुछ हमको दिख रहा है, हमारी आंखों के सामने अभी जो हमको कुछ दिख रहा है, जो भी हमारे माइंड में चल रहा है एट प्रेजेंट, इस मोमेंट में, वो सारा प्राइमरी मेमोरी के अंदर हो रहा है। यानी कि प्राइमरी मेमोरी किसको कहेंगे, अभी जो हो रहा है उसको कहेंगे प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी किसको कहेंगे कि हमारे माइंड के अंदर कुछ बैकएंड में एक स्टोरेज है, एक सेकेंडरी मेमोरी है जहां पे बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, जो हमारी पूरी लाइफ का डेटा वहाँ रखा हुआ है। उसमें से कुछ डेटा हमको जो याद होता है, वो कोई हमको याद दिलाता है तो वो डेटा याद आ जाता है। तो वो डेटा जब याद आता है तो वो डेटा याद आके कहाँ आ जाता है, प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी आप समझे कि हमारे माइंड के लेवल पे प्राइमरी मेमोरी वो है जो अभी कुछ भी हो रहा है, वो प्राइमरी मेमोरी है। अब हमारे ही माइंड में सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है। देखो, मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा तो आप उसका जब जवाब देंगे ना, तो आप जवाब देते देते आपके माइंड में वो सीन चलने लग जाएगा जो उस टाइम पे घटनाक्रम घटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं कि आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डे जब आपका कॉलेज का फर्स्ट डे था, जब आप कॉलेज पहली बार गए। यानी कि हम 12 साल इंतज़ार करने के बाद, यार अगर पहली क्लास से ही माने तो पहले से लगा कि 12वीं क्लास पढ़ने के बाद फिर हम कॉलेज जाते हैं। और कॉलेज का वो पहला दिन सबकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट डे होता है। तो उस दिन को याद करिए। उस दिन में यदि और कोई रोचक घटनाएं हुई होंगी, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो कि और ज़्यादा उस मेमोरी को और भी ज़्यादा यादगार बना दे, तो वो तो अभी आपके माइंड में चल रही होगी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको याद दिलाया कि आप आपके कॉलेज का फर्स्ट डे याद करो। तो आपने एक थोड़ा सोचा माइंड के ऊपर, कॉलेज का फर्स्ट डे, अच्छा ऐसा था, मैं वहाँ से इस प्रकार से यूँ गया था, फिर पहला लेक्चर मेरा उन मैडम ने लिया था, उन सर ने लिया था, फिर मैंने ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, या नहीं पढ़ा था, मैं बंक मार के बाहर आ गया था, वॉट जो भी हो, ठीक है। तो ये सारी मेमोरी आपके सामने आ गई है। अब जब मैंने आपसे पूछा ना, जब मैंने आपसे कहा कि आप आपके कॉलेज का फर्स्ट डे याद करो, तो उससे पहले ये डेटा कहाँ रखा था, उससे पहले ये जो आपका डेटा था ये मेमोरी थी, क्योंकि ये तो आपको भी याद नहीं था, ना मुझे याद था मेरा डेटा, क्योंकि उस टाइम तो अपने सामने क्या चल रहा था, हम जो बातें कर रहे थे, प्रेजेंट में सब कुछ चल रहा था। प्राइमरी मेमोरी क्या है, प्रेजेंट वाली मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है कि कोई भी डेटा कहीं रखा रहता है हमारे माइंड के अंदर, और यदि कोई उसको याद दिला देता है तो वो डेटा वहाँ से हट के कहाँ आ जाता है, प्रेजेंट में आ जाता है, हमारे माइंड में चलने लग जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना इतनी। तो हमारे माइंड के सामने चलने लग जाता है, वो प्रेजेंट में आ जाता है वो डेटा, यानी कि वो डेटा कहाँ आ जाता है, प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है। तो आप समझे कि 2 प्रकार की मेमोरी होती है। कंप्यूटर में भी, हमारे माइंड में भी हम समझ सकते हैं कि 2 प्रकार की मेमोरी होती है। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है जो एट प्रेजेंट चल रहा है वो, और सेकेंडरी मेमोरी होती है कि कहीं ना कहीं डेटा रखा रहता है, वो उसकी आवश्यकता पड़ने पर वो उठ के हम उसको प्राइमरी मेमोरी में ले आते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब अगला जो प्रश्न उठता है वो ये कि इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, प्राइमरी मेमोरी की और सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता क्या है ना। एक ही मेमोरी से काम चलाया जा सकता था, या तो प्राइमरी मेमोरी ही बना देते या फिर सेकेंडरी मेमोरी ही बना देते। तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये बहुत फास्ट होती है, ये बहुत फास्ट होती है। और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये बहुत स्लो होती है, ये बहुत स्लो होती है। इसको समझते हैं। देखो, प्राइमरी मेमोरी फास्ट क्यों होती है उसका कारण समझ लेते हैं।
हम एक टाइम में सिर्फ एक या दो चीज़ें ही सोच सकते हैं, कर सकते हैं किसी भी काम को। मान लो मैंने आपको बोला है कि कॉलेज का सोचो, फर्स्ट डे सोचो, अपने कॉलेज का सोचा, फिर मैंने यहाँ से एक और ऑर्डर दिया कि नहीं ये सोचो, अब फिर वो सोचो, ये सोचो। तो अगर मान लो कोई बंदा 1000 चीज़ें एक साथ सोचने लग जाएगा, 1000 चीज़ें कहाँ रखी है? सेकेंडरी मेमोरी में रखी है। अगर वो 1000 चीज़ें, 1000 चीज़ें यदि वहाँ सेकेंडरी मेमोरी से उठ के एक साथ प्राइमरी मेमोरी में यानी कि एट प्रेजेंट हमारे माइंड में रनिंग होने लग जाए तो क्या होगा? तो ये होगा कि हम सकपका जाएंगे, हम पगला जाएंगे, हम एकदम सुन्न हो जाएंगे, हम हैंग हो जाएंगे। सिस्टम के साथ भी ऐसा ही है। सिस्टम के साथ भी ऐसा ही है कि सिस्टम में बहुत सारा डेटा रखा रहता है जो कि सेकेंडरी मेमोरी में रखा रहता है। सेकेंडरी मेमोरी मतलब क्या? पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, अपना सीडी, डीवीडी, हार्ड ड्राइव, जो कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर हार्ड ड्राइव लगी रहती है, वो सब कुछ। तो वो सारी सेकेंडरी मेमोरी, वहाँ पे तो बहुत सारा डेटा रखा रहता है, 500 GB का डेटा, 1 TB का डेटा, 2 DB का डेटा, वो सारा डेटा रखा रहता है। लेकिन यदि वो सारा का सारा डेटा उठ के प्राइमरी मेमोरी में रन करने लग जाए तो क्या होगा? तो सिस्टम डाउन हो जाएगा। हमारे साथ भी ऐसा ही है। हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाएंगे या 500 चीज़ें एक साथ आ जाएंगे तो सारा गुड़गोबर हो जाएगा, हम खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, पागल से हो जाएंगे। तो इसलिए जरूरत लगी, काई की जरूरत लगी? प्राइमरी मेमोरी की और सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता लगी कंप्यूटर के अंदर और हमारे अंदर भी। कंप्यूटर के अंदर इसलिए आवश्यकता लगी कि प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जो एट प्रेजेंट, ऐसा तो नहीं है ना, कंप्यूटर में तो बहुत सारे ऑप्शन है, हमारे मोबाइल में तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो क्या हम बहुत सारे ऑप्शन का एक साथ उपयोग करते हैं क्या? ऐसा तो नहीं होता है। हम एक टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 चीज़ें चला सकते हैं। या तो व्हाट्सएप चलाएगा बंदा, या फेसबुक चलाएगा, इंस्टा चलाएगा, कैलकुलेटर चला लेगा, या कोई काम की चीज़, कोई ऑनलाइन टेस्ट दे रहा है तो वो चला लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदा 5 या 6 एप्लीकेशन एक साथ रन करेगा। कंप्यूटर में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टैब खोल लेगा वेबसाइट पे? वो टैब खोल लेगा ज़्यादा 7 या 8 टैब खोल लेगा, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं खोल पाएगा ना। यानी कि हम, और जबकि कितनी टैब खोली जा सकती हैं? अनंत टैब खोली जा सकती है, बहुत सारी टैब खोली जा सकती है, बहुत सारी एप्लीकेशन एक साथ रन कराई जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का रखा इसलिए गया है कि सेकेंडरी मेमोरी में तो सारा डेटा डाल दो, ठीक है, सब कुछ डाल दो उसके अंदर, और प्राइमरी मेमोरी में वो डेटा रखो जो सिर्फ एट प्रेजेंट इस समय में यूजर उपयोग कर रहा है। एट प्रेजेंट उपयोग जो कर रहा है यूजर, वो डेटा कहाँ रहेगा? प्राइमरी मेमोरी में रहेगा। उससे क्या होगा? उससे ऑब्वियसली बात है, स्पीड बढ़ जाएगी। यदि 1000 डेटा एक साथ रन करेंगे तो स्पीड डाउन रहेगी। यदि उन 1000 डेटा में से सिर्फ एक डेटा यहाँ पे रनिंग में जाएगा तो स्पीड क्या होगी? फास्ट होगी। इसलिए प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है। आपको इतना याद रखना है कि प्राइमरी मेमोरी यानी कि एट प्रेजेंट जो हो रहा है वो, और सेकेंडरी मेमोरी यानी कि जो बैकएंड में रखा है वो, जब उसकी आवश्यकता लगेगी तो वो वहाँ से उठ के कहाँ आ जाता है? प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है। जैसे ही उसका काम खत्म, वो दोबारा उठ के भाई साहब अपनी जगह चले जाते हैं। ठीक, इतना क्लियर है? अब हम समझते हैं अगला पॉइंट। हम इस पे तो आएंगे, उससे पहले हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना उनको क्लियर कर लेते हैं, ताकि फिर ये पढ़ने में हमको थोड़ा ईजिली हमारे माइंड में जाएगा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है कि नॉन वोलेटाइल क्या है और वोलेटाइल क्या है। तो देखो, वोलेटाइल का जो हिंदी मीनिंग होता है ना, वोलेटाइल को हिंदी में बोलते हैं अस्थाई, और नॉन वोलेटाइल को हिंदी में बोलते हैं स्थाई। इसको आप याद रखना, इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं लगेगी, लेक्चर खत्म होगा तब। तो वोलेटाइल मतलब होता है अस्थाई, और नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है? स्थाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, प्राथमिक मेमोरी क्या लिखा है मैंने? वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब क्या है? अस्थाई है। इसका मतलब जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना वो अस्थाई होती है। ये प्राइमरी मेमोरी जो होती है, ये सारी मेमोरी अस्थाई होती है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, इसमें एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, वो है आपका रोम। रोम, ये रीड ओनली मेमोरी जो है, ये नॉन वोलेटाइल है। ये क्या है? नॉन वोलेटाइल बोले तो क्या होगा? स्थाई है। जो रोम है वो स्थाई मेमोरी है, और जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है वो अस्थाई मेमोरी है। उसके अलावा रैम कैसी है? वोलेटाइल है, यानी कि अस्थाई है। वैसे तो सामान्यतः प्राथमिक मेमोरी सारी ही क्या है? प्राथमिक मेमोरी के अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर जितनी भी मेमोरी आएगी वो सारी अस्थाई है। अस्थाई मतलब नॉन वोलेटाइल है, वो सारी क्या है? सॉरी, वोलेटाइल है। वो सारी क्या है? वोलेटाइल है। लेकिन रोम जो है, रोम इसका अपवाद है। रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल है। इतनी बात आपको क्लियर है? उसके अलावा द्वितीयक मेमोरी यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो सारी जो है वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब कि स्थाई है। अब इसको और क्लियर कर लेते हैं कि ये स्थाई अस्थाई क्या है।
देखिए, प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी कहाँ होती है, इस प्रकार से होता है, कुछ सीपीयू के सबसे करीब होती है। मान लो कि ये सीपीयू है, हमने ऐसा एज्यूम किया कि ये सीपीयू है कंप्यूटर में, तो सीपीयू के सबसे करीब जो मेमोरी होगी वो होगी आपकी कौन सी मेमोरी होगी, प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी के बाद कौन सी मेमोरी होगी, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इस प्रकार से होगी। तो ये जो मेमोरी है ना, ये अस्थायी होती है। अब हम समझते हैं ये अस्थायी क्यों होती है, उसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपने क्या किया कि कंप्यूटर के अंदर एक आपको एप्लीकेशन टाइप करनी है, एक एप्लीकेशन हमको टाइप करनी है, और ये आपका कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया, और सीपीयू तो वो है ही ये लगा हुआ। मान लो कि आपने क्या किया, कंप्यूटर आपने ओपन किया, कंप्यूटर ओपन करने के बाद एमएस वर्ड की आपने एक फ़ाइल ओपन करी, एमएस वर्ड की फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो गई है। अब आप यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं। हम क्या समझ रहे हैं, स्थायी और अस्थायी क्या होता है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है, उसको हम समझ रहे हैं। तो आपने क्या किया, एप्लीकेशन लिखना चालू करी। आपने यहाँ पे लिखा मान लो टू द प्रिंसिपल, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लिखा कि मुझे छुट्टी चाहिए वगैरह वगैरह, और आपने आधी एप्लीकेशन, मतलब कि यहाँ तक आपको टाइप करना था, आपने यहाँ तक कर ली। आपने आधी एप्लीकेशन टाइप कर ली, और आधी एप्लीकेशन टाइप करने के बाद क्या हुआ कि लाइट चली गई, बिजली बंद हो गई, ठीक है, लाइट चली गई। लाइट चली गई तो सिस्टम बंद हो गया, आपका कंप्यूटर बंद हो गया। लैपटॉप होता तो चलता रहता, लेकिन अपन बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, ठीक है, तो वो बंद हो गया क्योंकि इन्वर्टर भी नहीं था। ऐसा एज्यूम करना है कि सिस्टम अचानक से बंद हो गया, किसी ने उसको प्लग आउट कर दिया तो वो बंद हो गया, और हमने इसको सेव नहीं किया था एप्लीकेशन को, तो इसको सेव नहीं किया था। अब जब हम इस एप्लीकेशन को टाइप कर रहे थे, जब हम इस एप्लीकेशन को टाइप कर रहे थे तो शुरुआत क्या की थी हमने, एमएस वर्ड की एक फाइल खोली थी। पहले तो कंप्यूटर ऑन किया, एमएस वर्ड की एक फाइल खोली, आइकन पे दबाया, एमएस वर्ड की फाइल खुल गई हमारे सामने। एमएस वर्ड की फाइल खुल गई। एमएस वर्ड की फाइल खुलने के बाद हमने कीबोर्ड से लिखना चालू कर दिया टू द प्रिंसिपल वगैरह। तो जब ये काम हम कर रहे थे, लाइट जाने से जस्ट पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब हम ये काम कर रहे थे तब ये काम कहीं ना कहीं तो सेव हो रहा होगा ना। हमने तो सेव नहीं किया, ये बात तो हम मानते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो हो रहा होगा ना, तभी तो दिख रहा था। अगर वो कहीं सेव ही नहीं होता तो कैसे दिखता। तो जब हम किसी चीज़ को सेव नहीं करते, यानी कि जब मैंने क्या कहा था, प्राइमरी मेमोरी की जो 8% जो घट रहा है आपकी आंखों के सामने, वो तो हमारी आंखों के सामने 8% हम क्या कर रहे थे, हम टू द प्रिंसिपल एप्लीकेशन लिख रहे थे। तो ये सारा काम काय में होता है, प्राइमरी मेमोरी में होता है। प्राइमरी मेमोरी में ये सारा काम हो रहा था। अब प्राइमरी मेमोरी से यदि इसको आप सेकेंडरी मेमोरी में आपको डालना है तो आपको कीबोर्ड से Ctrl+S दबाना होगा। Ctrl+S मतलब क्या, आपको इसको सेव करना होगा। कंप्यूटर के अंदर जो सेव का बटन होता है उससे हमको इस डेटा को सेव करना होगा। यदि हम इस डेटा को लिखते लिखते यहाँ तक लिख लिया और यहाँ से लिखते लिखते यदि हम Ctrl+S दबा देते या ऑप्शन से इसको सेव कर देते तो ये सेव होने के बाद कहाँ चला जाता, सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता। ये सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता। उसके बाद फिर लाइट चली जाती तो भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, वो नॉन वॉलेटाइल होती है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, वो होती है वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का क्या मतलब है, अस्थाई। मतलब कि प्राइमरी मेमोरी अस्थाई है, यदि आप सेव करेंगे तो डेटा रहेगा, यदि आप सेव नहीं करेंगे तो डेटा खत्म हो जाएगा। यानी कि लाइट गई और अगर आप सेव करना भूल गए और आपने 100 पेज टाइप कर दिए, 100 पेज चले जाएंगे। लेकिन आपने सेव कर दिया तो जब आप किसी चीज़ को सेव करेंगे तो वो कहाँ स्टोर होता है, ऑब्वियसली बात है वो आपकी जो हार्ड ड्राइव है उसमें स्टोर होता है। हार्ड ड्राइव कौन सी मेमोरी के अंदर आती है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है, स्थायी होती है। स्थायी होती है मतलब कि यहाँ से डेटा डिलीट नहीं होता है जब तक कि आप डिलीट ना कर दें। आप आपके फ़ोन में किसी भी फ़ोटो, किसी भी सॉन्ग को यदि जब तक डिलीट नहीं करते हैं तो वो डिलीट नहीं होता है। अपने आप तो डिलीट नहीं होता है ना, नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपका कैमरा लिया, आपने आपका मोबाइल लिया और कैमरा चालू कर दिया, बस कैमरा चालू कर दिया और कैमरा चालू करके फ़ोटो नहीं खींचा है अभी तक,
सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ ऐसे देख रहे हैं, तो आपको सामने का तो वैसे भी दिखेगा क्योंकि फोटो क्लिक करना का बटन तो आ रहा है नीचे, लेकिन हमने फोटो नहीं खींचा, तो ये कहीं ना कहीं तो अभी दिख रहा है ना। जब तक हम फोटो नहीं खींचेंगे तो कहीं ना कहीं वो दिखेगा। वो होती है प्राइमरी मेमोरी। जैसे ही आपने फोटो क्लिक किया तो वो कहाँ चला जाएगा, आपके स्टोरेज डिवाइस में चला जाएगा, मतलब कि वो हो जाएगी आपकी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में वो दिख तो रहा है, लेकिन जैसे ही आपने बैक बटन दबाया तो वो सब कुछ गायब हो जाएगा, कहीं भी सेव नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि वो कौन सी मेमोरी थी आपकी, वो थी आपकी वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी मतलब कौन सी, प्राइमरी मेमोरी अस्थायी थी, और नॉन वोलेटाइल मतलब कि स्थायी। इतना भी आप समझ गए कि यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे हमको कंट्रोल से एस करेंगे, जो आंखों के सामने घटेगा वो कहलाएगा प्राइमरी मेमोरी, और जैसे ही कंट्रोल एस दबाएंगे ये सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। तो ये अगर लाइट चली जाएगी तो यहाँ से डेटा डिलीट हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। और इसको इसलिए कहते हैं नॉन वोलेटाइल क्योंकि लाइट जाने के बाद भी यहाँ पे डेटा सेव रहता है। चाहो तो 5 साल बाद ओपन करोगे कंप्यूटर को, अगर हार्ड ड्राइव खराब नहीं होगी तो वो फोटो फिर से खुल जाएगा जो आपने 5 साल पहले खींचा था। बात क्लियर है? अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इतना हमने 2 चीजें समझ ली है। एक तो हमने समझ ली कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इसका क्या उपयोग है, इसकी क्या जरूरत लगी, 2 मेमोरी बनाने की क्या उपयोगिता है, और हमने और चीजें क्या सीखी, वोलेटाइल क्या है, नॉन वोलेटाइल क्या, एग्जाम्पल के हिसाब से हमने सीखी है। अब हम पढ़ते हैं आगे। देखो, मेमोरी जो होती है कंप्यूटर के अंदर, जो मेमोरी होती है वो मेमोरी होती है डेटा और इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन, मतलब स्टोर करते हैं इसके अंदर। मेमोरी के अंदर सभी प्रकार के डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है। मेमोरी के अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? देखो, 2 प्रकार से डेटा स्टोर किया जाता है। एक तो डेटा स्टोर करने की जो राइट है वो हमको देते हैं, एक कंपनी वाले खुद ही कर देते हैं। क्या करते हैं इसमें, इंस्ट्रक्शन कंपनी वाले खुद ही पहले से स्टोर कर देते हैं। अब देखो वो कौन कौन से हैं। जैसे मेमोरी 2 प्रकार की होती है, याद रखना है आपको कंप्यूटर के हिसाब से। अगर आपका प्रश्न आएगा मेमोरी कितने प्रकार की होती है, मेमोरी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है। इतना समझ गए? प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है और देखेंगे आगे क्यों होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो इसके कंपेरिजन में स्लो होती है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी आपकी 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है उसमें रोम और एक होता है उसमें रैम। 2 प्रकार की आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। हमने ये कहा कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो सामान्यतः तो वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मतलब कि वो अस्थायी होती है, लेकिन जो इसमें जो आपका ये रोम है, रीड ओनली मेमोरी है, ये नॉन वोलेटाइल है, ये अस्थायी है, ये इसमें अपवाद है। इसको पढ़ते हैं पहले, हम रोम को पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे तो हमको और डिटेल में समझ में आता जाएगा। आपको इनके सबके एब्रीविएशन यानी कि फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में फुल फॉर्म भी आ सकते हैं, और आपको ये भी समझना है कि ये वास्तव में किस प्रकार से काम करते हैं। तो देखो, रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। आपको ये समझना है कि रोम एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, और ये नॉन वोलेटाइल क्यों है, ये नॉन वोलेटाइल क्यों है, जबकि ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, यानी कि ये सीपीयू के बिल्कुल करीब रहता है, लेकिन ये नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब कि क्या होता है, स्थायी डेटा है इसके अंदर। अब हमने आपसे क्या कहा कि जो मेमोरी होती है वो डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। तो रोम के अंदर क्या करते हैं, रोम के अंदर डेटा को और इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है। कब? जब कंप्यूटर को बनाते हैं तब, जब कंप्यूटर का निर्माण कर रहे होते हैं तभी रोम के अंदर डेटा इंस्ट्रक्शन सेट कर दिया जाता है। अच्छा, किस प्रकार का डेटा इंस्ट्रक्शन? आपने देखा होगा कि आप जब आपका मोबाइल जब ऑन करते हैं, जब आपका मोबाइल स्विच ऑफ करके वापस से जब उसको ऑन करते हैं तो उसमें ब्लैक सी स्क्रीन आती है। ब्लैक सी स्क्रीन आने के बाद उसमें कंपनी का नाम आता होगा या कंपनी का लोगो आता होगा, उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग होती होगी और फिर आपकी जो होम स्क्रीन है वो खुलती है। ठीक है, जब हम कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तो जब कंप्यूटर ऑन होता है तो उसमें भी ऐसा ही होता है, एक ब्लैक कलर की स्क्रीन स्टार्टिंग में हमको दिखती है, कुछ कमांड टाइप से उसमें चलते हैं। उसके बाद वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो एक विंडोज़ की लाइन चलती है, आगे तो लिखा रहता है ऊपर विंडोज़ और नीचे लाइन चलती है। इस प्रकार से वो लाइन जाती रहती है। फिर लाइन जाने के बाद वो अगर उसमें पासवर्ड होते हैं तो पासवर्ड की विंडो आती है, और पासवर्ड नहीं होते हैं तो फिर वो होम वाली विंडो आ जाती है, मैन विंडो आ जाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम हमारे मोबाइल को ऑफ करके वापस ऑन कर रहे हैं या कंप्यूटर को भी ऑफ करके वापस ऑन कर रहे हैं, तो ये जो शुरुआत से लगा के जब तक होम स्क्रीन नहीं आ जाती है तब तक की जो प्रोसेस है वो नहीं बदलती है, वो
वैसे ही रहती है। हम सोचें कि काली स्क्रीन की जगह येलो स्क्रीन आने लग जाए और जहाँ विंडोज़ लिखा है या जहाँ हमारे मोबाइल का नाम लिखा है, मोबाइल कंपनी का जो नाम लिखा है, वहाँ पे मेरा नाम आने लग जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ऑन होने के बाद आप होम स्क्रीन पे आपका फ़ोटो लगा सकते हैं एज ए वॉलपेपर, लेकिन उस चीज़ में जो कि रोम के अंदर लिखा गया है उसको आप नहीं बदल सकते। तो कहने का मतलब क्या है, रीड ओनली मेमोरी जो होती है ये किसी भी कंपनी के द्वारा बनाने के वक्त जब उसका निर्माण कर रहे होते हैं, मशीन को जब बना रहे होते हैं, तभी उसके अंदर रोम फीड कर दिया जाता है और रोम में कुछ प्रोग्राम फीड कर दिए जाते हैं और फिर उसको पैक कर दिया जाता है कि भाई साहब आपको अब इसी प्रकार से काम करना है कि आपको ऐसे ही ऑन होना है। आपको ऑन होएंगे तो काली स्क्रीन आनी चाहिए, फिर आपकी कंपनी का नाम आना चाहिए और फिर कुछ वो घूमने वाला प्रोसेस होना चाहिए। यही सब कुछ करना है, आपको हमेशा करना है। आज भी आपको ऐसा ही करना है, आपको 10 साल बाद भी ऐसा ही करना है। चाहे आपको यूज़र कुछ भी बोले, यूज़ करने वाला कि नहीं येलो चाहिए, काला चाहिए, पीला चाहिए, नहीं, क्या होगा, ऐसे ही काम करना है जैसे हम आपको डाल के दे रहे हैं, जैसे हम आपको कमांड दे रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है, जो कंपनी वाले होते हैं, जो बना रहे होते हैं सीपीयू को, इनको, तो वो क्या करते हैं, रोम के अंदर रीड ओनली मेमोरी जो होती है इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन सेट कर दिए जाते हैं जो कि एज इट इज़ परफॉर्म करते रहते हैं जब तक उसकी लाइफ होती है, तब तक, जब तक उसकी लाइफ होती है तब तक वो परफॉर्म करते रहते हैं। इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल कहते हैं। और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थायी। मतलब कि रोम के अंदर जो चीज़ें सेट की गई है वो स्थायी है, वो वैसे ही परफॉर्म करती रहेगी, हमारे ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। इतना आपको क्लियर है। इस रोम के अंदर जो पहला पार्ट है वो है ईपी रोम। ईपी रोम है, पी रोम है, पी रोम, पी रोम है। पी रोम का जो फुल फॉर्म है वो है, इस पी का मतलब है यहाँ पे प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बाकी तो पूरा एज इट इज़ रहेगा, जो इसमें ये रोम तो है ही है, ठीक है, और खाली पी एक्स्ट्रा आया है। तो इस पी का क्या मतलब है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या खासियत है, इसकी ये खासियत है कि इसमें प्रोग्राम सेट कर दिया गया है, ठीक है। उस प्रोग्राम को हम चेंज नहीं कर सकते, हमने समझ लिया है कि रोम के अंदर आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसको तो चेंज बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। किसको चेंज नहीं कर सकते, इसके अंदर जो प्रोग्राम है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। यानी कि हम सोचे कि हमारा नाम कंपनी की जगह आने लग जाए, वैसा नहीं हो पाएगा, एक चीज़। दूसरा टाइप समझो, जब कंपनी वालों ने ये चीज़ फेस करी, जब यूज़र ने उनको भेजा कि नहीं ऐसा भी होना चाहिए, या कंपनी वाले ही यदि उसमें कुछ चेंजेस करना चाहे तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि प्रोग्राम चेंज कर दिया जाए समय आने पे। मान लो कि 5 साल बाद उसको अपग्रेड करना है, कुछ नया ऐड करना है, तो फिर क्या होगा, फिर नए सिरे से सब कुछ बनाओ। तो जब ये समस्या आई तो इन्होंने सोचा कि ऐसा किया जाता है कि एक और रोम बनाई जाए, उसका नाम रखा ईपी रोम। ईपी रोम बनाई गई। ईपी रोम क्यों बनाई गई, क्योंकि ये जो रोम थी आपकी, पी रोम जो थी, इसमें इंस्ट्रक्शन सेट करते टाइम एक बार डाल दिए तो डाल दिए, फिर डालने के बाद चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मान लो कभी कभी चेंज करना पड़ गए, तो कंपनी वालों को ही चेंज करना पड़ गए तो क्या करेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि एक और जो आपका रोम है वो आना चाहिए, ईपी रोम। ई का मतलब है यहाँ पे, पी का मतलब तो वही रहेगा, जो ई का मतलब है वो है इरेजेबल, इरेजेबल और प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ईपी रोम का क्या फुल फॉर्म है, ये एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। जब हम टेस्ट देंगे अगले वाले वीडियो में तब भी ये आ सकते हैं। तो ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है, ई का मतलब तो है इरेजेबल। इरेजेबल मतलब क्या, जो हम रबर से मिटाते हैं उसको इरेजर कहते हैं, उसको जिस टाइप से। ई का मतलब है इरेजेबल। पी का मतलब तो वही है जो ऊपर लिखा था, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो एक होती है ईपी रोम। ईपी रोम का जो दूसरा प्रकार है वो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब कि इसके अंदर नाम से ही पता चल रहा है कि इसको इरेज कर सकते हैं, लेकिन इसको इरेज करने की प्रोसेस क्या है कि जो रीड ओनली मेमोरी में जो सर्किट लगा हुआ है, ईपी रोम में जो सर्किट लगा हुआ है, जो उसको निकालना पड़ता है। उसको निकालने के बाद उसको जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है, पराबैंगनी जो किरणें होती है, उसके सामने रखा जाता है।
उसके सामने रख के इसमें चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि इसको अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है आपकी, उसके सामने रख के इसमें जो प्रोग्राम सेट किया गया है, जो डेटा और इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर, उसको चेंज किया जा सकता है। यानी कि कोई यूज़र चाहे या कोई कंपनी वाले चाहे कि यार ब्लैक स्क्रीन आ रही है, यहाँ रेड आना चाहिए, तो इसको रेड कर सकते हैं। वो विंडोज़ या जो भी नाम लिखा है कंपनी का, उसकी जगह कोई दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। लेकिन कैसे, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इसमें हो सकता है, लेकिन कैसे होगा, अल्ट्रा वायलेट रेज के माध्यम से इसमें होगा। इसलिए इस जो ये वाला जो रोम है, इसको UV रोम भी कहते हैं, UV-EP रोम, UV-EP रोम, इसको ये भी कहते हैं अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको ये भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना आप समझें। अब आपका जो है तीसरा जो है, तीसरा समझते हैं हम लोग, ऊपर देख लेते हैं। अब जो तीसरा है वो है EEP रोम, EEP रोम। ठीक है, इसका क्या फुल फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म होता है, इस ई का मतलब तो होता है इलेक्ट्रिकली, और बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। इरेजेबल, पी का मतलब क्या था, इसको यहाँ लिख लेना, प्रोग्रामेबल, और रीड ओनली मेमोरी। ठीक, मतलब पहले तो क्या था, पहले तो ये था कि चेंज ही नहीं कर सकते थे। फर्स्ट वाला जो रोम है, यानी कि कौन सा वाला आपका पी रोम है, उसमें तो आप चेंज ही नहीं कर सकते थे। जब ये प्रॉब्लम फेस करे कि चेंज करना चाहिए, तो फिर एक नया रोम आया जिसका नाम है ईपी रोम, जिसमें इरेज कर सकते थे, लेकिन कैसे, अल्ट्रावायलेट किरणों से। फिर सोचा कि यार ये कौन सा झंझट है कि एक बार अपन ने लगा दिया, फिर उस सर्किट को वहाँ से यार निकालो, रोम को निकालो, रोम को निकालने के बाद अल्ट्रावायलेट किरणों के सामने ले जाओ और उसके बाद वो चेंज होएगा। तो फिर इसको भी अपग्रेड करके एक नया रोम आया, तीसरा रोम आया, उसका नाम है EEP रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर निकालने वाली झंझट खत्म हो गई, इसके अंदर निकालने वाली झंझट खत्म हो गई। कुछ इलेक्ट्रिकली विभव के माध्यम से जो है इसमें उस डेटा और इंस्ट्रक्शन को चेंज किया जा सकता है जो कंपनी ने डाला है। लेकिन कैसे, ना तो निकाल सकते हैं उसको, मतलब निकालना भी नहीं है, अपना सारा काम अपना बच जाता है इसके अंदर। इतना आप समझे। तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक रोम होता है, एक रैम होती है। रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो है किसी भी जो प्रोग्राम होता है उसको चेंज नहीं कर पाते, कंपनी वाले कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल कहते हैं। लेकिन नॉन वोलेटाइल तो फिर सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये इसलिए इसका पार्ट है क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही रहता है रोम। और ये अपवाद है, सारी प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो वोलेटाइल होती है, ये नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थायी, यानी कि एक बार जो डेटा सेट कर दिया है वो हमेशा रहेगा। मुझे लगता है इतना आपको याद हो गया होगा। हम जब दोबारा इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अभी इरेज करने के बाद आपसे इनके फुल फॉर्म पूछूंगा, आपको याद होने चाहिए, यानी कि आप आपके दिमाग में रख लीजिए। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब हम आते हैं रैम पर। तो अब हम देखते हैं रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है और ये कितने प्रकार की होती है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म होता है, और ये दो प्रकार की होती है बेसिकली, एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। जो एस रैम होती है इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो डी रैम होती है इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक मतलब कि ये बदलती है, स्टैटिक यानी कि वो स्टैटिक रहती है। अब इसको समझते हैं कैसे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो एस रैम है वो फास्टर होती है, इसके कंपैरिजन में वो तेज़ होती है। स्टैटिक रैम जो है वो तेज़ होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो रिफ्रेश नहीं होती है, वो इस वाली मेमोरी को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, इस वाली मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ये वाली जो मेमोरी है आपकी, कौन सी वाली, डी रैम जो है, ये 1 सेकेंड में 1000 टाइम रिफ्रेश होती है। 1000 टाइम ये क्या होती है, रिफ्रेश होती है।
इसको डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश करना पड़ता है बार 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 बार। लेकिन उसमें यदि एक बार डेटा हो गया ऐसे हो तो वो उसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। एक चीज़ वो फास्टर है इसके कंपैरिजन में और महंगी भी है। देखो यदि वो तेज होगी तो महंगी भी होगी। तो जो स्टैटिक रैम होती है, जो एस रैम होती है, वो डी रैम से महंगी होती है और वो डी रैम से तेज भी होती है, तीव्र भी होती है, स्पीड उसकी ज़्यादा होती है। डी रैम का फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है और ये उससे थोड़ी सी स्लो होती है और प्राइस भी इसका कम होता है। अभी के जो कंप्यूटर हैं उनमें ज़्यादातर यही उपयोग में लाई जाती है। अब इन दोनों का अंतर देख लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है और रोम का उपयोग कहाँ होता है। ये तीनों एग्जाम्पल से समझ के फिर हम चलते हैं कैश मेमोरी पर। देखिए इसका जो एग्जाम्पल है एस रैम का, वो है डेट और टाइम, डेट एंड टाइम। आपने देखा होगा कि हम हमारे कंप्यूटर के अंदर जब डेट और टाइम एक बार सेट कर देते हैं तो वो कहाँ जाके सेट हो जाता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एस रैम के अंदर जाके वो टाइम सेट हो जाता है। फिर जब कंप्यूटर को बंद कर देते हैं और जब वो बंद हो जाता है फिर हम चालू करते हैं तो क्या टाइम बदलता है? क्या नहीं बदलता है। वो टाइम कैसा रहता है? एज इट इज रहता है। यानी कि जो अभी बज रही है हमारी घड़ी में, ये घड़ी चलती आ रही, जबकि कंप्यूटर तो बंद था, सिस्टम तो बंद था, फिर भी उसमें टाइम जो है वही बताएगा, जो हम चालू करेंगे तो वही बताएगा। बात समझे? किसी सिस्टम को हमने रात को बंद किया तो ऐसा नहीं है कि उसकी घड़ी वहाँ रात को रुक गई, उसकी जो घड़ी है वो चलती रहती है। और मान लो हमने सुबह अभी ऑन किया तो अभी जो भी टाइम आ रहा होगा वही वो सिस्टम बताएगा, जबकि सिस्टम तो बंद था। बात समझ में आई? यानी कि इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर डेट और टाइम फिक्स कर दी जाती है, तो ये निर्माण के समय इसमें फिक्स कर दिया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। डायनेमिक रैम के अंदर क्या है? डायनेमिक रैम के अंदर वो चीज़ें जिन पे हम काम कर रहे होते हैं वो चीज़ें डायनेमिक रैम के अंदर होती है। आप सोच रहे होंगे कि फिर जब ऐसा था कि डेट और टाइम वाला ही अगर मैटर था तो फिर इसको वो बना देते, इसको रोम बना देते, है ना। इसको रोम के अंदर भी तो ले सकते थे जिसको कभी चेंज ना करना पड़े, ऐसा भी तो हो सकता था। ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी किसी को मान लो 10 मिनट आगे घड़ी रखने की आदत है, किसी को 10 मिनट पीछे रखने की आदत है। यदि एक बार कंपनी ने जो एग्जैक्ट टाइम है वो सेट कर दिया और फिर रोम के अंदर अगर इसको डाल देते तो फिर रोम में तो आप चेंज ही नहीं कर सकते, वो वैसे ही चलता रहेगा। अब मान लो मेरी इच्छा है कि मैं 10 मिनट मेरी घड़ी आगे रखूँ कंप्यूटर की, तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। इसलिए यूज़र की सुविधा के लिए इसको क्या किया, इसको एस रैम के अंदर रखा, ठीक है, वोलेटाइल के अंदर रखा ताकि ये चेंज हो सके। इतना समझे आप? डायनेमिक रैम के अंदर हम समझ लें कि हम जो काम करते हैं वो, और रोम का जो एग्जांपल होगा, वो होगा आपका, मान लीजिए कोई मशीन, वॉशिंग मशीन, जो वॉशिंग मशीन होती है जिससे कपड़े धोते हैं, जिस मशीन के माध्यम से कपड़े धोते हैं, वो रोम का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। कैसे कि जब हम वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े धोते हैं तो उसको ढक्कन को खोल के उसके अंदर कपड़े डाल देते हैं, पानी वगैरह डाल देते हैं, उसके बाद एक ऊपर एक बटन होता है, उस बटन में ऐसे रहता है 5 मिनट, फिर 10 मिनट का, फिर 15 मिनट का, फिर 20 मिनट का, मतलब कि आपको कितने मिनट तक इस चक्कर को घुमाना है, ठीक है, कितने मिनट तक कपड़ों को घुमाना है, उसमें क्या रहता है, सेटिंग लगी रहती है। तो वो जो सेटिंग है ना, वो कंपनी कब से प्रोवाइड करती है, जब कंपनी मशीन को बना रही होती है तब। वो रोम है एक तरह से, उसके अंदर क्या कर दिया गया है, उसके अंदर फीड कर दिया गया है, इंस्ट्रक्शन फीड कर दिए गए हैं कि आपको 15 मिनट के लिए चलने की कहा जाए तो आपको 15 मिनट ही चलना है, फिर चाहे बीच में लाइट जाए या ना जाए। यदि उसको रैम में करते लाइट चली जाती तो वो भूल जाता कि मुझे कितनी देर चलना है। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने मशीन के अंदर कपड़े डाल दिए, और 15 मिनट का टाइमर सेट कर दिया। 15 मिनट का टाइमर सेट करने के बाद हम कहीं घूमने चले गए, बीच में मान लो लाइट बंद हो गई, 10 मिनट के बाद लाइट बंद हो गई, तो 10 मिनट के बाद जब लाइट बंद हो गई तो 10 मिनट तक तो वो चला ही चला है। अब उसको कितना मिनट और चलना है, 5 मिनट और चलना है, क्योंकि हमने कितना टाइमर लगाया है, 15 मिनट का टाइमर लगाया है। तो लाइट जब वापस दोबारा आएगी तब वो 11वें मिनट से शुरू कर देगा। यानी कि वो 10, ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से फिर 1 से लगा के 15 मिनट तक चलना चालू कर देगा, ऐसा नहीं है। तो उस रोम के अंदर, उस मशीन के रोम के अंदर ये सेटिंग की गई है कि आपको भूलना नहीं है। वो रैम नहीं है, वो क्या है, वो रोम है। रैम होती तो भूल जाती, लाइट चली जाती, लेकिन रोम नहीं भूलता है। इसलिए रोम के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन सेट किए गए वो वैसे ही काम करते रहते हैं। तो रोम का एग्जांपल क्या समझा हमने, वॉशिंग मशीन समझा। और अब हम चलते हैं कि कैश मेमोरी क्या है, रजिस्टर क्या है, मैन मेमोरी क्या है, ऑक्सिलरी मेमोरी क्या है, इनको समझते हैं। और फिर हम जब अगली बार क्लास 2 लेके आएंगे तो उसमें इनके ऊपर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए हम समझते हैं रजिस्टर, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी।
तो ये ऑक्सिलरी मेमोरी जो है ये सेकेंडरी मेमोरी को ही कहते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। सेकेंडरी मेमोरी को ही क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब होता है सहायक मेमोरी। तो ये जो सेकेंडरी मेमोरी है ये प्राथमिक मेमोरी की सहायक मेमोरी है। इतना आप समझे। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर सबसे तेज होती है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? यदि आपके पास ऑप्शन आ जाए 4 ऐसे ऑप्शन आ जाए, मान लो रजिस्टर, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तो आपको रजिस्टर को चुनना है कि सबसे तेज तो रजिस्टर है। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर वैसे ऑप्शन में नहीं रहता है, ये रहते हैं कैश, प्राइमरी, सेकेंडरी। तो कैश मेमोरी सबसे तेज होती है। तो इसका मतलब क्या है? रजिस्टर जो है रजिस्टर मेमोरी ये सबसे तेज होती है, सीपीयू के जस्ट पास में लगी रहती है, बिल्कुल सीपीयू में ही। उसके अलावा जो कैश होती है, जो कैश मेमोरी होती है ये क्या होती है? कैश मेमोरी होती है जो प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बिल्कुल बीच में होती है। प्राइमरी मेमोरी और जो आपका सीपीयू है इसके बीच में होती है कैश मेमोरी। ठीक है, इन दोनों मेमोरी के बीच में कौन सी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी होती है। ये क्या होती है? किसी भी यूज़र ने मान लो सर्च किया, हमने सर्च किया कि पटवारी की परीक्षा कब होगी, हमने ऐसा सर्च किया। फिर हमने वापस सर्च किया पटवारी की सैलरी कितनी होती है। फिर हमने सर्च किया कि पटवारी की भर्ती कब होगी। फिर हमने सोचा कि पटवारी का प्रीवियस पेपर, पटवारी हमने बहुत बार सर्च मार लिया। तो ये जो पटवारी परीक्षा से संबंधित जो चीज़ें हैं ये कहाँ सेव हो जाएंगी? कैश में सेव हो जाएगी। फिर आप कहीं भी पी लिखोगे ना तो डायरेक्ट वो फिर आपके सामने वो सारे ऑप्शन खोल देगा कि अच्छा आप पटवारी तो सर्च नहीं करना चाहते हो, ये सारा कुछ। तो उससे क्या होगा? उससे जल्दी से वो बटन दबेगा और वेबसाइट पहले खुली हुई है तो उसका जो कैश है वो पहले से हमारी मेमोरी के अंदर सेव है, तो वो वेबसाइट जल्दी खुल जाएगी कंपेयर टू अदर, अगर हम वापस फ्रेश वेबसाइट को खोलें उसको। बात समझ में आ रही है? तो कैश मेमोरी किस प्रकार से काम करती है? कैश मेमोरी सबसे पहले लेवल 1 पे काम करती है कि पहले उसके पास जो डेटा, जैसे मान लो कि हमारे पास एक पर्स है, उसके अंदर पैसे हैं, हमारे घर के अंदर जो अलमारी है उसके अंदर भी पैसे हैं, और हमारे बैंक के अंदर भी पैसे हैं। अब हम कहीं मार्केट में या फिर मान लो घर पे ही हो, पैसे की जरूरत है, तो हम सबसे पहले कहाँ ढूंढेंगे? हम सबसे पहले हमारे बटुए में ढूंढेंगे, हमारे पर्स में ढूंढेंगे। हम पर्स में देखेंगे कि यार हमारे पास पैसे हैं, कितने हैं, कम पड़े, अगर कम पड़े तो फिर कहाँ जाएंगे? अलमारी में जाएंगे, वहाँ पैसे संभालेंगे। यदि वहाँ भी कम पड़े तो कहाँ जाएंगे? फिर बैंक जाएंगे, वहाँ से निकालेंगे। तो सेम टू सेम कैश मेमोरी के साथ में भी यही है कि सबसे पहले कंप्यूटर कोई भी डेटा कैश मेमोरी में ढूंढता है। यदि उसको कैश मेमोरी में डेटा मिल जाता है तो वो उसका रुक जाता है। वो अगर कैश मेमोरी में नहीं डेटा मिलता है तो वो कहाँ जाता है? फिर वो प्राइमरी मेमोरी पे जाता है। यदि प्राइमरी मेमोरी कौन सी हो गई आपकी? कैश मेमोरी आपका जो पर्स है वो हो गया है, प्राइमरी मेमोरी आपका जो अलमारी है वो हो गया है, और फिर प्राइमरी मेमोरी में भी यदि डेटा नहीं मिल रहा है तो कहाँ जाएगा? फिर वो बैंक जाएगा। बैंक जाएगा मतलब कहाँ जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा। इसलिए जब हमारे पास से ही डेटा मिल जाएगा तो मतलब जल्दी से पैसे मिल गए। अलमारी तक जाएंगे तो टाइम लगेगा, और बैंक तक जाएंगे तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए जो कैश मेमोरी होती है वो सबसे तेज होती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो थोड़ी इससे स्लो होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो और भी स्लो होती है। तो सबसे तेज कौन सी होगी तीनों में? कैश मेमोरी हो गई। कैश मेमोरी का क्या काम है? कैश मेमोरी का काम है कि जो यूज़र जो डेटा फाइंड कर रहा है उसको जल्दी से ला के देने का काम कैश मेमोरी का है। इतना आपको ध्यान रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है कि कैश मेमोरी कहाँ होती है? तो कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू मेमोरी के बीच में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल की जो क्लास आएगी, यानी कि जो अगली क्लास आएगी, वो द्वितीयक मेमोरी के ऊपर आधारित होगी, और उसी क्लास में हम लोग द्वितीयक मेमोरी को खत्म करने के बाद इन दोनों प्राइमरी मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।